नमस्कार दोस्तों। अधिकारों के बिना जीवन व्यर्थ है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार की चर्चा की गई है और व्यापक चर्चा की गई है। फंडामेंटल राइट्स से बिना भारत के लोगों का जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाया नहीं जा सकता। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के लोगों के लिए मूल अधिकारों की रचना की है। मूल अधिकार का सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति के जीवन यापन, भरण पोषण और उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए कुछ अधिकारों को दिया जाना। इन अधिकारों का मतलब ये है कि संविधान में इसकी ऐसा व्यवस्था की गई है कि कानून, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तीनों किसी व्यक्ति के जीवन का हनन तो नहीं कर रहे हैं, उन्हें दबा तो नहीं रहे हैं, उनसे भेदभाव तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ही नागरिकों के लिए, देश के नागरिकों के लिए और कुछ मैटर में बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी मूल अधिकारों की रचना की है। संविधान के निर्माण के समय 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकार को हटा करके विधिक अधिकार के रूप में बना दिया गया है। आइए इस मूल अधिकार को हम लोग व्यापक चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे न सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी क्वेश्चन प्रति वर्ष डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते ही रहते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल जैसे बनता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बनेंगे। तो सीधी सी बात है कि मौलिक अधिकार कितने हैं, कब बनाया गया, इनकी किन किन अनुच्छेदों में चर्चा है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत से सारे सवाल बनते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक सवाल बताता हूँ कि मूल अधिकारों की पहली मांग भारत में, जब हमारा संविधान नहीं बना था तब कब किया गया। तो हमारा मूल अधिकारों से संबंधित पहला जो मांग था 1895 में, 1895 में भारत के संविधान विधेयक रूप में किया गया। माने भारत के लोगों को यह हक है, यह अधिकार है कि वह अपने लिए, अपने को शासित करने के लिए एक संविधान का निर्माण कर सके। तो शुरुआत यहीं से होती है। हमारे भारतीय संविधान में, उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेजों के गुलाम था, तो उस समय भारतीय नेताओं ने और कांग्रेस ने मुख्य रूप से 1895 में डिमांड किया कि हमारा जो संविधान विधेयक है इसको लाया जाए, यह हमारा हक बनता है। जैसे ही हक की बात आती है तो हमारा अधिकार की बात चली जाती है। तो एक सवाल का मतलब ये हुआ कि भारत में पहली बार मूल अधिकारों को मांग 1895 में भारतीय संविधान विधेयक रूप में की गई थी। अब हम लोग आते हैं, जैसे मैंने पहले ही चर्चा किया कि 7 हमारे मूल अधिकार थे। इसकी चर्चा हम व्यापक रूप से भी आगे करेंगे, लेकिन एक ग्राफिक के माध्यम से देखिए कि मूल अधिकारों को हम लोग यहाँ पर 6 भागों में बांटे हुए हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धर्म का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब की चर्चा हम व्यापक रूप से करेंगे। कौन किस अनुच्छेद में कैसे क्या है, इसका मतलब क्या होता है, सारी चर्चा करेंगे। आइए इसके पहले कुछ और बातों को हम जाने पीपीटी के माध्यम से। देखिए, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, पहला सवाल तो आपका यही बन गया कि कहाँ से कहाँ है। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान, यानी वहाँ के अमेरिका के संविधान से हमारा लिया गया है, से प्रभावित रहे हैं। भारत का जो मूल अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। माने वहाँ के संविधान को देख के, ज्यों का त्यों नहीं है, प्रेरणा है, वहाँ के मूल अधिकारों को देखते हुए भारत के अनुसार उसको बनाया गया है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अमेरिका के संविधान के मूल अधिकारों का ज्यों का त्यों भारत में ले लिया गया, ऐसा नहीं है। उसे प्रेरणा लेकर के बनाई गई है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा, माने एक अधिकार पत्र कहा गया है, की संज्ञा दी गई है, जो सर्वथा उचित है, जो बिल्कुल हमारा अधिकार है, जो हमें चाहिए। नागरिकों के अधिकार जरूरी है कि हमारा मूल अधिकार होना चाहिए। इसमें एक लंबी और विस्तृत सूची में न्यायोचित, माने न्याय के उचित अनुसार मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो। देखिए, सवाल आपसे भी पूछ सकता है कि पूरे विश्व के सभी संविधानों में सबसे अधिक मूल अधिकारों के बारे में व्याख्या कहाँ किया गया है, मैंने तोड़ कहाँ समझाया गया कि आपको ये अधिकार ऐसे करना होगा, तो हमारे भारतीय संविधान में है।
अगर ऑप्शन में दे दे कि अमेरिका के संविधान में, तो कुछ लोग गलत कर सकते हैं कि वहीं से लिया गया तो वहाँ ज़्यादा किया गया होगा। तो इस बात को दिमाग में बैठा लें कि मूल अधिकारों का जो उल्लेख है वो सबसे अधिक हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। एक शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है, गारंटी दी गई है कि आपको विभिन्न न्यायिक कार्यों में कोई शासन कर रहा हो, राज्य सरकार हो के सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपको गारंटी के रूप में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। लेकिन इसमें भी कौन कौन निरस्त किया, सब कुछ चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। अभी ध्यान रखना है, मूल अधिकार देते समय समानता की बात कही गई है, सबको समान इज्जत प्राप्त हो, समान माने आपको इज्जत की बात की जा रही है, राष्ट्रहित भी होना चाहिए और राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रख के ही अधिकार को दिया गया है। लेकिन अभी देखने में आता है कुछ लोग अपने मूल अधिकारों को लेकर के राष्ट्रीय एकता को तोड़ने में लगे होते हैं और लगते हैं संविधान का दुहाई देने। तो ये कहीं ना कहीं कमी है, इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। बहुत ये एक जब तक आप लाइन नहीं समझेंगे तो फिर आपका प्रीलिम्स का उत्तर नहीं दिया पाएगा। देखिए यहाँ पे हम बात की गई है कि मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। मतलब कि मूल अधिकार हमारा ऐसा है कि हम जब राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की चर्चा करेंगे और उसकी उन्नति की बात करेंगे तो उस उन्नति में मूल अधिकार का भी होना क्या है, अपरिहार्य है। बिना मूल अधिकारों के कोई राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति हो सकते ही नहीं है। अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। जो हमारा मूल अधिकार है, जब देश में कोई सरकार व्यवस्था बनाती है और राज्य के कठोर नियम बनाए जाते हैं तो उस समय भी नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा कौन करता है, मूल अधिकार। अभी देखिए, अभी कुछ दिन चर्चा में था कि कांवड़ यात्रा के समय उत्तर प्रदेश में दुकानदारों के सामने नेम प्लेट लाने की बात की गई थी, बड़ी चर्चा में था, बड़ी हल्ला हुआ। अब समानता का अधिकार यहां पर हनन होता है। समानता का अधिकार क्या होता है, हनन होता है कि सब कोई नेम प्लेट लगाए तो अलग अलग जाति के लोगों में भेद हो जाएगा, तो जाति में समानता में भेद उत्पन्न दिखाई पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को आबाद रूप से मनाने की स्वतंत्रता है। अगर कोई कांवड़ यात्रा कर रहा है तो उसे अधिकार है कि रास्ते में जो भोजन प्राप्त करे उसके धर्म के अनुकूल हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए नेम प्लेट लगाने की बात की गई। लेकिन नेम प्लेट लगाने में जो हिंदू मुस्लिम की बात चली आई, जातियों की बात चली आई, तो कहीं ना कहीं एक विंडो छूट जाता है विवाद का। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो इसमें आपको सेल्फ एनालाइज करना चाहिए और इससे आपको उत्तर देने चाहिए, क्योंकि एक ही बात में विरोधाभास हो सकता है। धर्म को जब हम लोग आबाद रूप से मनाएंगे तो हमारे धर्म के अनुसार सब होना चाहिए। आप कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं, कोई सुअर के तेल में आपको जिलेबी तल के खिला दे, जैसे कि अभी चर्चा आई है कहाँ पर, तिरुपति मंदिर में, कि तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाते समय वहाँ पे जानवरों के चर्बी के तेल मिलाए गए। तो इस तरह से पूरे हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने की बात की गई, जबकि हमारा मूल अधिकार और हमारा संविधान कहता है कि व्यक्ति को अपने अनुसार धर्म को आबाद रूप से मनाने की स्वतंत्रता है। तो ऐसे जगहों पर भी अलग से कानून व्यवस्था बनाए जाने चाहिए। आगे आते हैं, ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। माने जब कोई विधानमंडल विधि बनाया जाता है तो मूल अधिकार कहता है कि आप मर्यादा में रहो, हमारे पास 6 मूल अधिकार, इसका हनन नहीं होना चाहिए। तो ये मर्यादित बताता है कि आप मर्यादा में रह के ही विधानमंडल विधि बनाइए, क्योंकि 6 अधिकार हमको दिया गया है, इसका हनन नहीं होना चाहिए। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। कानून का सरकार बने और कानून ही हमें अधिकार प्राप्त करता है, किसी व्यक्ति विशेष के अनुसार कानून नहीं बननी चाहिए। जैसे बहुत लोगों ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चल रहा है वहाँ के मुख्यमंत्री का अपना निजी कानून है। लेकिन संविधान का कौन सा अधिकार आपको यह अधिकार दिया है कि आप सार्वजनिक संपत्ति का हनन करें?
एक बार ऐसा भी आया था यूपी में कि आप अगर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करेंगे तो आपके जमीन को बेच करके, आपकी संपत्ति को बेच करके उसकी भरपाई की जाएगी। तो एक तरह से इसे व्यक्तिगत कानून तो कह सकते हैं, लेकिन क्या यह उचित नहीं है? क्या यह उचित है कि आप अपना गुस्सा सार्वजनिक संपत्तियों को तोड़ फोड़ कर नष्ट करके निकालें? तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कानून व्यवस्था में जज न्याय देते समय, न्यायाधीश न्याय देते समय सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हैं। ये बात सही है कि आप किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते, उसे जीने का हक है, उसके परिवार का हक है, लेकिन और कुल मिला के देखा जाए तो इस पर एक लंबी बहस हो सकती है। मूल अधिकारों का यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। ध्यान दीजिए, पीटी में कितने भी सवाल भुला के पूछे, गारंटी और सुरक्षा दोनों दी गई मूल अधिकारों को, जल्दी कोई इसका नहीं कर सकता। जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है, ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, माने चारों ओर विकास, भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। अगर मूल अधिकार नहीं रहेंगे, सवाल आपसे पूछ देगा कि मूल अधिकारों के अभाव में मनुष्य का क्या विकास नहीं होगा, तो चहुमुखी विकास नहीं होगा, उसका भौतिक विकास नहीं होगा, बौद्धिक विकास नहीं होगा, नैतिक विकास नहीं होगा, आध्यात्मिक विकास नहीं होगा, और इसके अभाव में मनुष्य का जीवन का ही विकास नहीं हो पाएगा, मनुष्य कुछ रह ही नहीं पाएगा। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे, लेकिन इन 7 मूल अधिकारों में से एक मूल अधिकार को क्या किया गया है? हटा दिया गया है। पहला अधिकार है समता का अधिकार। अनुच्छेद कब से कब है? 14 से 18 में। इसकी व्याख्या हम लोग डिटेल करेंगे आगे, अभी हम लोग इनडायरेक्टली जान लेंगे कितना है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इस सब की व्यापक चर्चा हम लोग करेंगे, प्रतिदिन एक एक चर्चा करेंगे, तब इसका डिटेल आपके सामने अच्छा से आएगा। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में है, इसको भी सवाल पूछ सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में, इसे ही निरस्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसे अंबेडकर ने विशेष रूप से मान्यता दिया हुआ है। हालांकि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ये आप लोग याद करना चाहिए कि संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया। तो 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा, इस समय इंदिरा गांधी का क्या था? शासन था, सूची हटाया गया और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं, यहाँ विवरण तालिका बने जो पीछे दिया गया है। आगे हम आते हैं लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। अब मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या होती हैं? आखिर मूल अधिकारों के सवाल आपसे मेंस में पूछ दे कि मूल अधिकार के विशेषताओं को लिखें, या प्रीलिम्स में इस विशेषताओं सवाल को घुमा के पूछे, तो आपको इसका उत्तर देने आना चाहिए। देखिए, मूल अधिकारों के संविधान लिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है। जो मूल अधिकार है किसके लिए है? सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। अब देखिए, नागरिक जो भारत का नागरिक हो और अन्य जो भारत में भ्रमण करने आया हो, कुछ दिन के लिए बसने आया हो, मतलब कि टेम्पोररी कैंप में रह रहा हो, उन सब के लिए है। चाहे वे नागरिक विदेशी लोग या कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद एवं कंपनियां हों, विदेशियों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का उल्लेख भी हम लोग आगे करेंगे। यह असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य होते हैं। हमारा जो मूल अधिकार है क्या है? असीमित नहीं है, लेकिन इन 6 मूल अधिकारों पर हम लोग क्या कर सकते हैं? वाद विवाद कर सकते हैं। राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि ये कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? अदालत। सवाल आपसे आ सकता है कि मूल अधिकारों पर राज्य जो है प्रतिबंध लगा सकता नहीं लगा सकता है? लगा सकता है, लेकिन जब कोई राज्य उस पर प्रतिबंध लगाएगा तो ये प्रतिबंध सही है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? अदालत करेगा, कानून करेगा, न्यायाधीश करेगा।
इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। तो सवाल एक यहाँ क्या निकल के आपके सामने आया कि क्या मूल अधिकारों पर राज्य बैन कर सकता है? कर सकता है। कैसे कर सकता है? विभिन्न प्रकार के नियमों को लगाकर। जैसे हमारा क्या किया गया था, इंदिरा गांधी द्वारा क्या किया, इमरजेंसी घोषित किया गया था। तो जैसे ही इमरजेंसी घोषित होता क्या होता है, एक अधिकार छोड़ करके, कौन? जीने के अधिकार, प्राण और देश रक्षा सब अधिकार क्या हो जाते हैं? ना आपको बोलने की आज़ादी रहेगी, न कहीं जाने की आज़ादी रहेगी, सब खत्म। तो राज्य का मतलब देश भी होता है। तो मूल अधिकारों पर देश बैन कर सकता है, लेकिन उसका फैसला कौन करेगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? न्यायालय करेगा। वे सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं, हालांकि इनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। वे सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं, माने सरकार कोई भी एक पक्षीय निर्णय लेगी तो मूल अधिकार क्या करेगा? उसको रोक लगाएगा। या कोई व्यक्ति भी किसी के अधिकारों को हनन करता है तो वो अपने अधिकारों क्या कर सकता है? डिमांड कर सकता है। यह हमारे कानून में लिखा गया है। ये संविधान का विशेषताएं हैं। और विशेषताएं देखिए, इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाला भी होते हैं। मैंने जो हमारा संविधान में अधिकार दिया गया है, तो कुछ अधिकार ऐसा भी है जिससे लोग निगेटिव अर्थ निकाल लेते हैं और मनमानी करने लगते हैं। जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा तो राज्य के कुछ अधिकारों को सिकोड़ सकता है, कम कर सकता है। लेकिन पॉजिटिव ये है कि किसी भी सूरत में व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान होना ही चाहिए। आप राज्य के अधिकारों को सीमित कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो राज्य ठीक से नहीं चल रहा है, वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लगा सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में व्यक्ति के अधिकारों पर अनुचित कार्रवाई नहीं कर सकता। ये विशेषता हमारी है। ये न्यायोचित है। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देता है जब भी उनका उल्लंघन होता है। ह्यूमन राइट्स वाले क्या करते हैं? कश्मीर में किसी आतंकवादी को भी मार दीजिएगा तो जाके चिल्लाने लगेंगे ह्यूमन राइट्स पर अधिकार है, आप क्यों मार दिए? तो कहीं ना कहीं कमियां होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके दैनिक जीवन में, आपके जीवन में जब आपके अधिकारों का हनन होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? चलो तुमको तो अदालत में हम देख ही लेंगे, न्याय चलो जज के पास चलते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपके अधिकारों का जब हनन होता है तो न्यायालय आपको सुरक्षित करता है। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। बार बार शब्द गारंटी आता है। गारंटी है कि आपके लिए जो 6 अधिकार दिया गया है न्यायोचित है, कोई इसका हनन कर नहीं सकता है। हाँ, विशेष परिस्थिति की बात अलग है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ अपील को लेकर जाया जाए। कोई व्यक्ति अगर पीड़ित है तो सीधे उच्च न्यायालय में जाके अपने लिए न्याय मांग सकता है। यह अस्थायी नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या मूल अधिकार अस्थायी है? तो विशेषता क्या इसकी कि अस्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, न कि साधारण विधेयक के द्वारा। साधारण विधेयक पास करके आपके मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। ऐसा फिल्म से सवाल है कि क्या साधारण विधेयक द्वारा मूल अधिकारों को कटौती सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। कैसे करेगा? संशोधन अधिनियम के तहत कर सकता है। संविधान संशोधन अधिनियम जब लाया जाएगा उसके बाद ही मूल अधिकारों में कटौती की जाएगी, न कि साधारण विधेयक द्वारा कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। सवाल यह भी उठता है कि क्या मूल अधिकारों में कटौती हो, चाहे कुछ विशेषताएं बदलनी हो, तो क्या मूल ढांचे बिना छेड़छाड़ किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। उत्तर मिला ना इसका? तो बहुत सवाल बनते हैं। यह सब संविधान के मूल ढांचों को प्रभावित किए बिना ही इसमें कटौती और बढ़ोतरी किया जा सकता है। जैसे शिक्षा का अधिकार हमको दिया गया ना, कि फ्री कर दिया शिक्षा, कि सभी बच्चों का अधिकार है कि उसको प्राइमरी शिक्षा क्या है? अधिकार है। उसको गार्जियन को नहीं देगा तो उस पर केस कर सकता है। संविधान के मूल ढांचा में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, लेकिन यह एक अधिकार, शिक्षा का अधिकार क्या किया गया? दे दिया गया। और कोई मूल ढांचा में छेड़छाड़ नहीं हुआ। राष्ट्रीय
आपातकाल की सक्रियता के दौरान, जब राष्ट्रीय आपातकाल सक्रिय हो, जो देश में एक बार ही लागू हुआ है, अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर जो दिए गए हैं, इन्हें निलंबित किया जा सकता है। मतलब इसमें यही है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, किसी भी सूरत में आपके प्राण पर हानि नहीं होनी चाहिए, इन्हें निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकारों स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो तो इन्हें सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। देखिए, जब देश के अंदर आंतरिक आपातकाल लगा हो, माने कोई सशस्त्र विद्रोह देश में कर दिया हो, तो उस समय हमारा मूल अधिकारों को हनन नहीं किया जाएगा। होता है ना भाई, जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में आए दिन चुनाव के समय हिंसा होते रहता है, तो इतनी हिंसा होगी तो क्या इसको सेंट्रल गवर्नमेंट उसका मूल अधिकार हटा देगा? नहीं हटाएगा। देश के अंदर दूसरा ऊपर भी देखिए, इसको विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, इन्हें सशस्त्र विद्रोह निलंबित हो जाते हैं। जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय, जब देखिए कोई बाहर से युद्ध हो, आप पर चीन आक्रमण कर दे, पाकिस्तान आक्रमण कर दे, कोई दूसरा देश लड़ाई हो जाए, तो उस समय मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, क्योंकि वो भी आपको बचाने के लिए होता है। मूल अधिकारों का विशेष परिस्थितियों में हनन भी क्या होता है? नागरिकों को सुरक्षा के लिए होता है। क्योंकि अब देखिए, जैसे भारतीय संविधान में यह पहली बार, माने भारत के आज़ादी में पहली बार देखा गया कि भारत का एक चुना हुआ सांसद संसद भवन में इस्तीफा लेते समय जय फिलिस्तीन की नारा देता है। ये क्या है? उसके बोलने की आज़ादी को दर्शाता है, वो बोल सकता है। लेकिन अगर उसी फिलिस्तीन द्वारा भारत पर अटैक किया गया हो तो तब वो जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनको बोलने का अधिकार क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। अगर आप देखते आ रहे हैं, मैं टीचर के रूप में आपसे चुराऊंगा नहीं बात को, और अब देश पाकिस्तान जैसे हमारा दुश्मन, अफगानिस्तान जो हो, चाइना हो, अगर ये आक्रमण करता है पाकिस्तान भारत पर, तो बहुत से मुस्लिम ब्रदरहुड्स के नाते, भारत का अधिकांश मुस्लिम हैं, सबको मैं बात नहीं करूंगा, जो पाकिस्तान के समर्थक हैं, अगर इनके मूल अधिकारों को उस समय जो बोलने का अधिकार है दे दिया, छोड़ दिया गया, तो वो पाकिस्तान के बोली में हमें मिलाना शुरू कर देंगे। और क्या होगा? देश में एक और गृह युद्ध छिड़ जाएगा। एक तो हम बाहर से लड़ रहे हैं और एक अंदर ही छिड़ जाएगा। तो मतलब कि कुछ अधिकारों का विदेशी आक्रमण के समय हटा देना ही अच्छा होता है। मीडिया को भी स्थगित कर दिया जाता है कि मीडिया की रिपोर्ट अपने मनमाना से देगा, बहुत देश से लागू भी करते हैं। अगला है 9वां जो विशेषता है, अनुच्छेद 31 का संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा द्वारा इनके कार्यान्वयन की सीमाएं हैं। अनुच्छेद 31 ख कुछ अधिनियम और विनियमों का विधि मान्यकरण 9वीं सूची में शामिल किया गया है एवं अनुच्छेद 31 का कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों को विपरीत किया गया। इसका मतलब यही समझिए कि संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा, जैसे मान लीजिए कि रोड निकाला जा रहा हो, रेलवे लाइन बिछाया जा रहा हो, सरकार की कोई संपत्ति का विस्तार किया जा रहा हो, तो सरकार आपके संपत्ति का अधिग्रहण करेगी, उसका अधिकार है। लेकिन सरकार आपके संपत्ति का अधिग्रहण नियमों के तहत करेगी। ये नहीं कि आपको ऐसा ही हटा के आपके संपत्ति को हड़प लेगी। अभी आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति जिनका जमीन 4 लेन या 6 लेन या 8 लेन के पड़ता है, उनको उनके मूल जमीन की कई गुना कीमत दी जाती है। मैंने ऐसे कई जगह देखा है, जाना है कि 2-2 बीघे की कीमत उनको 4-4 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सरकार ने संपत्ति का अधिग्रहण किया, लेकिन उसके अधिकारों की रक्षा की। कल उसकी जमीन की कीमत बढ़ सकती थी भविष्य में, तो उस हिसाब से रक्षा करते उस जमीन का अधिग्रहण किया गया है। और देखिए विशेषताएं, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसे ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। देखिए, हमारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए ही है कि अगर कोई सशस्त्र बल हो, अर्धसैनिक बल हो, पुलिस बल हो, गुप्तचर हो, संस्थाएं हो, ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। या इस दो तरफा है। ये जो एजेंसियां हैं, जब ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करते हैं तो इन पर क्या हो जाएगा? प्रतिबंध हो जाएगा। या ये एजेंसियां
जब आपके विरुद्ध कोई न्यायोचित उजागर कर रही हो, कुछ काम कर रही हो, और आप अपने ह्यूमन राइट्स लेकर के सामने चले आते हैं कि नहीं मेरा अधिकार है, तो आपके अधिकारों का हनन कर दिया जाएगा। जैसे कोई आतंकवादी या कोई देशद्रोही या कोई घूसखोर नहीं चाहेगा कि मेरे खिलाफ जांच हो, वो कहता है कि नहीं मेरे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा। अभी आप देखेंगे भारत में कि ईडी बहुतों को लोगों को पकड़ के अपने ऑफिस ले गया, तो लोग चिल्लाते हैं हाय हाय ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स। गलत। यहाँ पे जो गलत हो, अगर एजेंसियां दुरुपयोग कर रही हैं तो उन पर भी बैन लगाया जा सकता है। अगर जो व्यक्ति रियल में जांच को प्रतिबंधित कर रहा है तो कुछ उसके अधिकारों को भी कटौती किया जा सकता है। ये सब हमारे भारतीय मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं जो अनुच्छेद 33 में है। ऐसे इलाकों में इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रभावी हो, माने हमारा जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है। तो जैसे जम्मू कश्मीर में लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स खत्म कर दिया गया है, तो सशस्त्र बलों या फौज का कानून जहां प्रभावी रहेगा या राष्ट्रपति शासन लगा के विशेष रूप से फौज को अधिकार दे दिया जाएगा, तो वहां पर ह्यूमन राइट्स नहीं चिल्ला सकते। वहां आपके अधिकारों में जरूर कटौती की गई है। फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से होता है जो सामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है, असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। अनुच्छेद 34 में यहाँ व्याख्या किया गया है। यह राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न होता है। जैसे जो जम्मू कश्मीर में फौजी शासन हुआ करता था वो अनुच्छेद किसके माध्यम से था? 34 के माध्यम से। अभी मणिपुर में ये सब इलाकों में यहाँ पर शासन बढ़ा दिया गया है। इनमें से ज़्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से भी प्रभावी बनाया जा सकता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधान मंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एकरूपता बनी रहे। अनुच्छेद 35 है। अनुच्छेद 35 कहता है कि इनमें से ज़्यादातर अधिकार, जो आपको 6 अधिकार दिए गए हैं, स्वयं प्रवर्तित हैं, माने कुछ विशेष नियम के समय, विशेष समयों में वो खुद बदल जाएंगे, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाएगा, माने कानून से कहा जाएगा, आदेश दिया जाएगा नहीं इसको हटाया जा रहा है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है। माने जब आपके मूल अधिकारों में कटौती करनी हो तो संसद में एक रीट पास करके, कानून पास करके ही हटाया जा सकता है इसको, न कि विधान मंडल द्वारा किसी विधि बना दी हो जाएगा। संपूर्ण देश में एकरूपता बनी रहे, इस बात को भी हमारा मूल अधिकार क्या करता है? ध्यान रखता है। मतलब कि हमारे मूल अधिकार, आपको अधिकार इतने नहीं दे दिए गए हैं कि आप देश की एकता को क्या कर सकें? तोड़ सकें। जब आपके अधिकार देश की एकता को तोड़ने वाले होते हैं तो उसको परिवर्तनीय कर दिया जाता है। तो ये हमारी विशेषताएं हुई भारतीय संविधान की, मैं मूल अधिकारों का। तो मूल अधिकारों को जो अपने 12 विशेषताएं मैंने आपको बताया, अगर इसे हूबहू मेंस में लिखते हैं तो आपको बिल्कुल ही 95% मार्क्स मिलते हैं, और प्रीलिम्स के भी इससे बहुत क्वेश्चन हल होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हुए हम सभी मूल अधिकारों को, 6 अधिकारों को बारी बारी पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, ताकि उसे सभी प्रकार के प्रश्न पकड़े जाएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें एग्जाम में लाभ पहुंचाएगा।